हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज ईवीएस का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेट मैं आप लोगों के सामने लाई हूं, जो कि मॉडल सेट पर आधारित है, जिस प्रकार से केवीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग टोटल 20 प्रश्न को देखेंगे। बिल्कुल धमाकेदार प्रश्न है, जो कि हर बार रिपीट हो रहा है। वही प्रश्न मैं चुन चुनकर आप लोगों के सामने लाई हूँ। और हाँ, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। सबका पूछने का तरीका अलग हो जाता है हर एग्ज़ाम में, तो टॉपिक वही रहता है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है ईवीएस की, तो पूरी मेरी वीडियो चैनल पर है, आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक विषय को मजबूत दीवार से घेर देने का प्रयास करना। दूसरा क्या है, विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। तीसरा क्या है, बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों की सहायता से सीखने का अवसर देना। ये पॉजिटिव वर्ड है, अवसर देना, बाहरी जीवन से जोड़ना, ये सब क्या है, पॉजिटिविटी में आता है। लास्ट है, दी गई सूचना सामग्री से जुड़कर नए ज्ञान का सृजन करना। तो ये भी क्या है, मतलब दी गई सामग्री से सृजन करना नए ज्ञान का, ये भी पॉजिटिविटी में आता है। तो नेगेटिव यहाँ पर कौन सा था, नेगेटिव सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन था, और यही गलत है, तो इसके लिए यही सही है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है जो नहीं है, तो जो गलत है वो सही आंसर है। क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में वास्तविक घटनाओं के लिए उदाहरण लाभदायक होते हैं, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है वो कक्षा में वास्तविक जो घटनाएं होती वही उदाहरण लाभदायक क्यों होते हैं, क्योंकि वास्तविक घटनाओं के पात्र छात्रों के लिए जाने पहचाने होते हैं। दूसरा है, वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के प्रति छात्र सरलता से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तीसरा है, छात्रों की संप्रेषण कुशलताओं में सुधार होता है। तथा चौथा है, जीवन अपने आप में ज्ञान अर्जन एवं सीखने का अहम स्रोत होता है। तो ये सही बात है कि जो जीवन है लाभदायक क्यों है, क्योंकि जीवन अपने आप में ज्ञान अर्जन एवं सीखने का अहम स्रोत है। ये जो जिंदगी है वही सबसे बड़ी स्रोत है किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अगला ऑप्शन है, सड़क पर सुरक्षा नियम की अवधारणा अच्छी प्रकार से पढ़ाई जा सकती है। किस प्रकार से पढ़ाई जा सकती है, सड़क पर सुरक्षा जो नियम है वो बच्चों को हम किस प्रकार से अच्छी तरह से दे सकते हैं। सड़कों पर चलने से संबंधित नियमों की स्लाइड दिखाते हुए अवधारणा को स्पष्ट करना। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों को सुरक्षा नियमों को स्पष्ट करने वाला चार्ट बनाने को कहना। तीसरा है, उन्हें सड़क पर ले जाना एवं जेब्रा क्रॉसिंग और उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने में सहायता करना। चौथा है, सुरक्षा नियम से संबंधित अवधारणाओं के सभी पहलू को स्पष्ट करते हुए व्याख्या देना। तो देखिए, कोई भी चीज़ सिखाने का सबसे अच्छा और सही तरीका यह होता है कि बच्चों को हम उस जगह ले जाएं और उन्हें प्रैक्टिकली समझाएं। तो वो क्या, प्रैक्टिकली जो बच्चा समझता है वो सबसे ज़्यादा उसके दिमाग पर असर करता है। तो यहाँ ऑप्शन 3 होगा कि उन्हें सड़क पर ले जाए और जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने में उनकी सहायता करें। सड़क के सुरक्षा नियम इस प्रकार से उन्हें समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण की कक्षा में शिक्षिका द्वारा पक्षियों की संख्या में लगातार कमी के बारे में बताने का क्या उद्देश्य है। जो पर्यावरण की कक्षा चल रही है तो उसमें शिक्षिका क्या बता रही है कि पक्षियों की संख्या जो है दिन पर दिन कमी क्यों आ रही है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है वृक्षों को काटने से रोकना। दूसरा है पर्यावरण में आए बदलावों से छात्रों को परिचित कराना। तीसरा है शिकार पर रोक लगाने से सरकार के निर्णय को उचित ठहराना। तथा चौथा है अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभावों को वर्णन करना। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो दूसरा सही होगा, क्योंकि एक जो पक्षी है उसमें लगातार कमी क्यों आ रही है, तो ये पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं कि पहले पंछियाँ थी अब क्यों इतनी कमी हो रही है पक्षियों की संख्या में, तो ये पर्यावरण के बदलाव के कारण हो रहा है। तो बदलाव से ही बच्चों को परिचित कराना है कि मोबाइल, जितना मोबाइल अच्छा है उतना बुरा भी है। इसके जो वाइब्रेशन होते हैं उससे क्या हो रही है, पक्षियाँ हमारी नष्ट हो रही है, पक्षियों की संख्या में कमी आ रही है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, इसका आंसर दूसरा होगा कि बदलावों से छात्रों को परिचित कराना। अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्रांगण में लगे पेड़ पर बने घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए। छात्र बार बार उसे देखने जाते हैं। शिक्षक ने बच्चे की उत्सुकता को शांत करने के लिए चिड़िया का घोंसला देखने की इजाज़त दे दी, किंतु किस गतिविधि के लिए मना किया। जो विद्यालय का जो आंगन है वहाँ पर एक पेड़ है और जिसमें चिड़िया अंडे दी है, तो बच्चे को उत्सुकता होती है वो अंडे देखने की। तो जो शिक्षक है वो बोल तो देती है कि ठीक है, इजाज़त दे देती है अंडे देखने के लिए, परंतु किस गतिविधि के लिए वो मना करती है। ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन सी गतिविधि है। पहला है चिड़िया के अंडे छूने को। दूसरा है चिड़िया की प्रत्येक गतिविधि का शांत रहकर निरीक्षण करने के लिए।
चिड़िया की तरह तिनके इकट्ठे कर घोंसला बनाने के लिए, तथा चौथा है चिड़िया का चित्र अपनी ड्राइंग कॉपी में बनाने के लिए। तो वो किसके लिए मना करती है? तो वो मना करती है कि जो चिड़िया के अंडे हैं उसको क्या करना है? छूना नहीं है, इसकी इजाज़त उन्होंने नहीं दी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? पहला हो गया सही। अगला है, प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को पढ़ाई गई बातों को उनके द्वारा याद रखने का सर्वोत्तम साधन क्या है? जब मैं पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चों तो सबसे ज़्यादा उन्हें याद कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? छात्रों को विषय वस्तु अच्छी तरह रटा दी जाए। रटने का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती है कि रटा दी जाए। दूसरा है, विषय को भली प्रकार स्मरण रखने वाले को पुरस्कृत किया जाए। देखिए, रटा देना ये भी नेगेटिव पॉइंट आ गया, पुरस्कृत करना स्मरण रखने के लिए ये भी गलत बात है। तीसरा है, विषय का सही ज्ञान ना होने पर दंड दिया जाए। तो देखिए, नेगेटिव पॉइंट हमारे सारे छटते चले जा रहे हैं और इस तरह हम सही आंसर तक पहुंच रहे हैं। दंड दिया जाए ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन बच गया है कि विषय की बार बार पुनरावृत्ति की जाए। छोटा बच्चा है तो उसके सामने बार बार पुनरावृत्ति करना ये सही बात है, उसे याद रखने के लिए। उसको बार बार हम कहेंगे कि तुम बार बार 1 से 2 बार उसको क्या करो? रीडिंग लगाओ। तो ये सही तरीका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4th होगा। अगला अगला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स अब केवीएस के लिए ज़्यादा समय नहीं बच गया है, गिन गुत करके 1 महीना रह गया है। तो इसीलिए जितना हो सके आप लोग सेट लगाते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ये ईवीएस का हम लोग का पहला सेट है और इसी प्रकार से 30 दिन तक आप लोगों के सामने किसी ना किसी विषय का सेट आते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को लिखने का काम देने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जो बच्चे को हम लोग लिखने के लिए देते हैं प्राइमरी स्तर पर, तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? पहला है, बच्चे काम में व्यस्त रहते हैं और उन्हें शरारत करने का अवसर नहीं मिलता है। दूसरा ऑप्शन है, लिखने के लिए बच्चों को एक विशेष अवस्था में बैठना होता है जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों में तार्किक चिंतन एवं विचारों के संयोजन की शक्ति पैदा होती है। चौथा है, जब बच्चों को पता होता है कि उन्हें लिखने का काम करना होगा तब वे अपना पाठ ध्यानपूर्वक याद करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। लिखने का इसमें पूछा है कि लिखने का सबसे बड़ा जो काम है वो, या बच्चों के लिए जो लाभ है, लिखने से क्या लाभ होगा, तो वो ये होगा कि बच्चों में जो तार्किक चिंतन एवं विचार के संयोजन की जो शक्ति होती है वो क्या होती है? पैदा होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? तीसरा हो गया। और जहाँ पर पॉजिटिव देखिए है ना, बच्चे क्या हो रहे हैं? यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तार्किक चिंतन करेंगे, उनका लगेगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अध्ययन में ग्लोबल का उपयोग होता है। पर्यावरण के अध्ययन में ग्लोबल का उपयोग क्यों होता है? पृथ्वी पर विभिन्न देशों को स्थिति अवस्थित दिखाने के लिए, या दिखाने के लिए कि पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। तीसरा ऑप्शन है, विश्व में अपना शहर ढूंढने में मदद करने के लिए, तथा चौथा है कि विश्व में जल एवं थल की स्थिति स्पष्ट करने के लिए। तो आप लोग जल्दी से टिक आउट कर लीजिए जब तक। इसका आंसर होगा कि पृथ्वी पर विभिन्न देशों की स्थिति को दिखाने के लिए बच्चों के सामने ग्लोबल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय ने गुजरात के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से क्या अपेक्षाएं रहेगी? मतलब बच्चों के लिए घूमने के लिए एक योजना बनाई जाती है, तो घूमने के दौरान बच्चों से जो शिक्षक है या जो विद्यालय है उसकी क्या अपेक्षाएं हैं? ऑप्शन है, छात्र स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमकर भ्रमण का आनंद लेंगे। सिर्फ आनंद के लिए तो भ्रमण नहीं करवाया जाता है। दूसरा है, स्व अनुशासन में रहकर भ्रमण स्थल का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं जिज्ञासाओं, जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं वो शिक्षक क्या करें कि उनको शांत करें। जो बच्चों के अंदर जैसे घूमते हैं तो बोलते हैं ना कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये शिक्षक का भी फर्ज होता है कि जो बच्चे की जिज्ञासाएं हैं जो उनके अंदर पनप रही है उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें। तीसरा ऑप्शन है कि वहाँ के निवासियों से संपर्क स्थापित करके उस क्षेत्र का विस्तृत वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करें। चौथा है, भ्रमण से संबंधित टिप्पणियों को डायरी में लिखते रहें और घर पहुंचकर अपने स्मरणों को सब अवगत कराएं। तो 5th क्लास का बच्चा है तो वो सबसे ज़्यादा क्या, उससे उम्मीद क्या है कि वो अनुशासन में रहकर भ्रमण स्थल का ध्यानपूर्वक अवलोकन करे तथा जो भी उसकी जिज्ञासाएं हैं वो शिक्षक उसका समाधान करे। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? दूसरा सही हो गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय शिक्षिका ने पाया कि एक विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों को तंग कर रहा है। मतलब दोपहर के बाद एक शिक्षक पढ़ाने जाते हैं तो वो क्या पाती हैं कि एक जो विद्यार्थी है वो अन्य विद्यार्थियों को तंग कर रहा है। शिक्षिका अब यहाँ क्या करेगी? देखिए, अगर आप शिक्षक है या शिक्षिका हैं, आप अपने ऊपर सोचिए कि आप क्या करती है अगर एक बच्चा अन्य बच्चों को तंग कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं। वह उसे अनदेखा कर देगी, छात्र को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेगी, ये सब तो नेगेटिव वर्ड हो गया। छात्र से अपने माता पिता को बुलाने के लिए भी कहेगी, या चौथा ऑप्शन है
छात्र से कारण जानकर समस्या को दूर करने का प्रयास करेगी। तो एक अच्छे शिक्षक या जो भी शिक्षिका होंगी उनका सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि वो बच्चे की समस्या जाने और उसे दूर करने का प्रयास करें कि वो अन्य बच्चों को तंग क्यों कर रहा है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो गया, चौथा हो गया। और फ्रेंड्स हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो ईवीएस की नहीं देखी है तो पूरा क्लास डाला हुआ है ईवीएस का, आप पूरा वीडियो मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। तो ये तो सभी को पता होगा कि कौन सा राज्य है, केरल राज्य है, जहाँ पर ये सभी चीज़ें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, नेपिथिस पौधा से, इससे बहुत ज़्यादा आता है। नेपेंथिस पौधा या फिर इसको घटपर्णी पौधा भी कहते हैं या फिर पिक्चर प्लांट भी कहते हैं के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर हमें विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। देखते हैं। यह पौधा कीड़े मकोड़ा, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। नहीं, यह हमारा पौधा जो है हमारे देश के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए एक मोहक आवाज़ नहीं निकालता है। इसके अंदर एक स्मेल होता है जिसके कारण जो कीड़े मकोड़े वो खींचे चले आते हैं। तो बी और सी भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन है, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। हाँ, कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह में ऊपर पहुंचते ही फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो ए और डी सही है। तो देखते हैं हम लोग कि ए डी किस में है। और आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस सेट में ज़रूर लगाएं जिससे कि, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और डी। तो इसमें है, दूसरा ऑप्शन में है ए एंड डी। इसका ऑप्शन हो गया दूसरा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस रोग से प्रकरण डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जियों को खाने के लिए सलाह देता है? तो किस बीमारी में सलाह देता है हरी पत्ती, गुड़, आंवला खाने के लिए? मियादी बुखार, अनीमिया, चिकनगुनिया या फिर डेंगू? तो ये अनीमिया में जिसमें खून की कमी होती है उसको ये डॉक्टर सलाह देता है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ लिखा गया है, उस ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। यह हमारे देश का भाग है। नहीं, यह हमारे देश का भाग नहीं। ये कहाँ का भाग है, नेपाल का भाग है, जिसको सागरमाथा भी कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को वहाँ पर। अगला ऑप्शन है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। हाँ, ये सही है। एनसीईआरटी में 8900 मीटर दिया गया है। अगला है, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला है। भारत की पहली महिला है और विश्व की 5वीं महिला है। ये भी सही है। बी और सी तो सही ऑप्शन निकला। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। देखिए 23 मई तो सही है, लेकिन 1994 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 1984 को गाड़ा गया था, सबसे पहले ध्वज फहराया गया था। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सही कौन सा है, बी और सी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सा बी और सी सही है। ए बी बी सी किस में दिया है, दूसरा में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा सही हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सेट पसंद आएगा। इसी प्रकार से सेट लाते रहोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।